फिर से आपका एक बार स्वागत है विवेकानंद एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। इसके पहले वीडियो में हमने एकार्डियन शैली की बात की थी कि उसमें पुस्तकों को कैसे बाइंडिंग किया जाता था। तो जैसे ये पुस्तक है, ये ऐसे है, ये ऐसे खुलता है। सेम लाइक दैट यही शैली जो है ये एकार्डियन शैली कही जाती है। तो आपको ये देख करके ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा कि ये जो किताब है यह ऐसे बाइंडिंग की गई है। मीन्स जो छपाई की जाती थी वो एक साइड में की जाती थी, क्योंकि पेपर का क्वालिटी जो था वो अच्छा नहीं होता था और एक साइड ऐसे ही रहता था, इसलिए इसको ऐसे बाइंडिंग किया जाता था ताकि उसको आसानी से सामने वाला पढ़ सके जिसको पढ़ना है। तो ये जो बुक है ये एकार्डियन शैली की तरह से बाइंडिंग किया गया है इसका। अब ये जो तीसरा जो ये वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे कि जो दो देशों का योगदान था, यानी चीन और जापान का। तो ऑलरेडी हमने चीन का देख लिया कि चीन ने कैसे उसको डेवलप किया, लेकिन चीन का जो सबसे बड़ा योगदान था कि चीन ने इस मुद्रण क्रांति को यानी इस मुद्रण संस्कृति को जापान तक पहुंचाया और जापान ने पहली किताब छापने का श्रेय लिया। यानी चीन में जो बौद्ध प्रचारक थे, क्योंकि चीन एक बुद्धिज्म कंट्री है आपको पता है, और जापान भी एक बुद्धिज्म कंट्री है जो बुद्धिज्म को फॉलो करता है, यानी भगवान बुद्ध को फॉलो करता है। तो चीन से जो बौद्ध प्रचारक थे वो जापान गए। जब वो जापान गए तो जापान के लोगों को उन्होंने मुद्रण संस्कृति से परिचित कराया कि ये मुद्रण संस्कृति होती क्या है। यानी सबसे पहले जापानियों को चीन के बौद्ध प्रचारकों ने मुद्रण संस्कृति से अवगत कराया। उसके बाद जब वहाँ के लोग इससे अवगत हुए तो उनको यह जो मुद्रण संस्कृति था, जो छपाई की कला थी, वो बहुत ज़्यादा पसंद आई और उन्होंने उसको बहुत बड़े तादाद में एक्सेप्ट किया, यानी वो लोग इसके ऊपर काम करने लगे। और इसका परिणाम ये हुआ कि डायमंड सूत्र नामक पहली किताब बनी जो जापान में छापी गई। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहली किताब कौन थी जो जापान में छापी गई, तो वो किताब का नाम है डायमंड सूत्र। बहुत जगह आपको हीरा सूत्र के नाम से भी मिलेगा और बहुत जगह डायमंड सूत्र के नाम से भी मिलेगा। यानी उसके बाद है कि जैसे चीन के लोग हैबिचुअल होने लगे पढ़ाई के लिए, उनकी दैनिक क्रियाकलाप में आने लगा, सेम लाइक दैट ये जापान के भी लोगों के अंदर क्या होने लगा, आने लगा था, उनके भी हैबिट में आने लगा था। तो उसमें किताबें जो छापी जाती थी वो कौन कौन सी किताबें छापी जाती थी? महिलाओं के बारे में किताबें छापी जाती थी जापान के अंदर, शिष्टाचार डिसिप्लिन के बारे में किताबें छापी जाती थी, यानी कुछ ऐसे उदाहरण देकर के किताब छापा जाता था कि बच्चे जो है उसको अपने जीवन में उतारें और क्या हो, डिसिप्लिन हो। उसके बाद है फूलसाजी, यानी फूलसाजी को इंग्लिश में कहेंगे गार्डनिंग। हम अपने घरों में गार्डन लगाते हैं, किचन गार्डन लगाते हैं, छत के यूपर लगाते हैं, तो उसके बारे में किताबें छापी जाती थी। रसोई, सबको पता है कि आजकल रेसिपीज के बुक आ रहे हैं, तो उस समय भी रेसिपी की बुक आती थी। आज तो यूट्यूब से आप देख लेते हैं, लेकिन उस समय कुछ ऐसा नहीं था। तो किताबें पढ़ करके ही लोग कुछ नया सीखना होता था तो सीखा करते थे। उसके बाद चाय, क्योंकि उस समय चाय बड़ा नया चीज था, यूनिक था, बड़े बड़े हाई सोसाइटी के लोग चाय को मेंटेन करते थे, तो चाय के ऊपर भी किताबें छपनी शुरू हुई। उसके बाद जो व्यवसायी वर्ग था, जो बिजनेस किया करते थे लोग, उनके लिए हिसाब और किताब के लिए क्या होने लगी, किताबें छपनी लगी थी कि वो अकाउंटेंसी को जाने और पढ़े कि कैसे अच्छे तरीके से वो कर सकते हैं। उसके बाद अनुष्ठान, यानी पूजा पाठ से संबंधित किताबें क्या होने लगी थी, छपने लगी थी जापान के अंदर, और लोगों के अंदर इन सारे चीजों की मांग थी और लोग धीरे धीरे उनके भी दैनिक जीवन में ये मुद्रण संस्कृति के द्वारा छापी गई किताबें उनके जीवन का हिस्सा बन गई थी। तो इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चीन जापान को मुद्रण संस्कृति के बारे में कैसे पता लगा? तो चीनी बौद्ध प्रचारकों के द्वारा पता लगा, और वो ऐसी कौन सी किताब थी जो पहली बार जापान में छापी गई, वो था डायमंड सूत्र। तो आपका ये जो टॉपिक है ये क्लियर हो गया। बस बहुत शॉर्ट में और बहुत आपकी यूज की चीजों को निकाल के लाया गया है, ताकि चैप्टर बहुत बड़ा है और आप कंफ्यूज होंगे, तो बस इसको आप फॉलो करते चलिए। जिनको नोट्स चाहिए आप नीचे लिंक में या कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो आपको पीडीएफ का लिंक भेज दिया जाएगा और आप उसको अपने फेयर में लिख सकते हैं।